मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के अंतर्गत लेसन नंबर 7 संज्ञा और लेसन नंबर 24 पत्र लेखन पढ़ेंगे। सबसे पहले लेसन नंबर 7 संज्ञा। तो संज्ञा जैसा कि आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं, क्योंकि संज्ञा का अभिप्राय नाम से है और संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसलिए प्रत्येक नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले इसमें उदाहरण दिए गए हैं कि जानवरों की रक्षा करो। सेकंड, कभी किसी जीव को कोई कष्ट ना पहुंचाओ। पशु पक्षियों से प्रेम करो। वे मैच जीत गए। दिल्ली पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। तो इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द संज्ञा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजीव गांधी, लाल किला, रमेश, रामायण, ताजमहल आदि। तो किसी भी विशेष व्यक्ति का, जैसे इसमें दिया गया है राजीव गांधी, या फिर आप कहें लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। उसी तरह स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, भारत, या फिर वस्तु का, जैसे रामायण इत्यादि। तो ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। तो वे शब्द जो एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं आदि की जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, देश, लड़की, नदी, पुस्तक, गांव, शहर, इमारत, कुर्सी, गृह, पर्वत, पक्षी, मित्र आदि। तो ये जो शब्द हैं ये किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में ना बताकर पूरे जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मनुष्य, तो किसी एक विशेष मनुष्य के बारे में नहीं बताया गया है, या देश, तो किसी विशेष देश के लिए नहीं बताया गया है, या लड़की। उसी तरह नदी या पुस्तक, यदि हम कहेंगे गंगा नदी तब वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन जब हम सिर्फ नदी कहेंगे तब वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वो किसी एक विशेष नदी का बोध नहीं करा रहा है। थर्ड, भाववाचक संज्ञा। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, स्थिति, कर्म, अवस्था आदि और भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यास, अमीरी, गरीबी, क्रोध, मूर्खता, मिठास, सुंदरता, पढ़ाई, लड़ाई, चोरी, भूख। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। तो किसी के गुण होते हैं, दशा होते हैं, स्थिति, कर्म, अवस्था या भाव, इन सब का जो बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इसमें याद रखें में अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। तो इसमें फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और सेकंड है समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, मिट्टी, चांदी, लोहा, ऊन। तो ये किसी द्रव्य का या किसी पदार्थ का बोध करा रहे हैं। जैसे दूध, घी ये द्रव्य का बोध करा रहे हैं, मिट्टी, चांदी, लोहा ये पदार्थ का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो वे शब्द जिनसे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, दल, परिवार, सेना, समूह, कक्षा, गुच्छा, सभा आदि। तो क्योंकि ये सभी एक समूह का बोध करा रहे हैं। जैसे झुंड, तो झुंड किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक जानवर से नहीं होता है। जब बहुत सारे पशु इकट्ठे होते हैं तब वो झुंड कहलाता है।
या दल, किसी एक व्यक्ति के खड़े होने से दल नहीं कहलाएगा, जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे तब वह दल कहलाएगा। उसी तरह परिवार, परिवार किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, जब उसमें अन्य सदस्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं, तब वह परिवार कहलाता है। उसी तरह सेना है, समूह है, कक्षा है। तो कक्षा, जब किसी भी कमरे के अंदर बच्चे बैठे होंगे तब वो कक्षा कहलाएगी। अगर वहां से सब बच्चों को हटा दिया जाएगा तो वो सिर्फ कक्ष रह जाएगा। उसी तरह गुच्छा, तो किसी भी जैसे अंगूर का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, तो अगर आप एक अंगूर लेंगे तो वह गुच्छा नहीं कहलाएगा, या एक फूल लेंगे तो वह गुच्छा नहीं कहलाएगा। जब उसमें बहुत सारे अंगूर होंगे या बहुत सारे फूल होंगे तभी वह गुच्छा कहलाएगा। उसी तरह सभा, तो सभा किसी एक व्यक्ति से नहीं होगी, सभा के लिए बहुत सारे व्यक्तियों का होना आवश्यक है। उसी तरह भीड़, भीड़ भी किसी एक व्यक्ति से नहीं होगी, जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे तब वह भीड़ कहलाएगी। तो इसलिए ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, या समुदाय। नेक्स्ट, इसमें भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अव्ययों से और क्रियाओं से। तो फर्स्ट इसमें जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञाएं जैसे बालक, मनुष्य, लड़का, बूढ़ा, दास, इनसे भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनसे बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं बालकपन, मनुष्यता, लड़कपन, बुढ़ापा, दासता। उसी तरह व्यक्ति से व्यक्तित्व, मित्र से मित्रता, विद्वान से विद्वता, वीर से वीरता और बच्चा से बचपन। नेक्स्ट, सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम है जैसे एक, पराया, मम, ममत्व। तो इनसे बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं एक से एकता, पराया से परायापन, मम से ममत्व। उसी तरह अपना से अपनापन, आप, आपा, निज से निजता। नेक्स्ट, विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो विशेषण जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे मीठा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है मिठास। उसी तरह मधुर से मधुरता, हरा, हरियाली, लंबा, लंबाई, ईमानदार, ईमानदारी, युवा, यौवन, भयानक, भय, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, शांत, शांति, कायर, कायरता, खट्टा, खटास, और चतुर से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है चतुरता। नेक्स्ट है अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो अव्यय हम उन्हें कहते हैं जिनमें किसी भी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो इनसे बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं जैसे आगे पीछे से आगा पीछा, धिक से धिक्कार, समीप से समीपता और शीघ्र से शीघ्रता। नेक्स्ट, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो इसमें है सुनना से सुनवाई, कमाना, कमाई, लगना, लगाव, जीना, जीवन भर। तो ये सब क्रियाएं हैं। सुनना क्रिया है, उससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा है सुनवाई। उसी तरह हंसना क्रिया है, उससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा है हंसी। बहना क्रिया है, मुस्काना क्रिया है, तो इनसे बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं बहाव, मुस्कान। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट, इस पाठ में अब आपने क्या सीखा? तो इस पाठ में आपने सीखा कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जो शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं आदि की जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर है, पेड़ है, लड़की है, नदी है। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसी तरह किसी स्थान का नाम,
जैसे दिल्ली, भारत, या फिर किसी वस्तु का नाम जैसे रामायण। तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, स्थिति, कर्म, अवस्था और भाव का बोध कराते हैं। जैसे प्यास है, अमीरी, गरीबी, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसमें था, कुछ विद्वान संज्ञा के दो और भेद भी मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द हमें किसी भी पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, जैसे दूध, घी, लोहा, ऊन, तेल। समूहवाचक संज्ञा, वे शब्द जिनसे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, दल, कक्षा, सेना, गुच्छा इत्यादि। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले इसमें संज्ञा की परिभाषा दीजिए। तो इसके आंसर्स आपको बुक में ही टिक करा रही हूँ। आप इन में से देखकर आप अपनी कॉपी पर साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। फर्स्ट आंसर है इसका याद रखने योग्य में। फर्स्ट सेंटेंस, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, संज्ञा के भेदों के नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। इसी में सेकंड सेंटेंस, संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। फर्स्ट, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके उदाहरण आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है पुस्तक और शेर। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जापान और गीता। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है बुराई और अच्छाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसी में लास्ट सेंटेंस, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। इसका आंसर है, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अव्ययों से और क्रियाओं से। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को उनके भेदों के अनुसार अलग अलग करके लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे संज्ञा के भेद दिए गए हैं। आपको उन शब्दों को प्रत्येक भेद में लिखना है। इसमें फर्स्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा इसमें गीता और जापान। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कोयल, पुस्तक, देश। भाववाचक संज्ञा में प्यास, यौवन, सुंदरता, भूख। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत दूध, तेल, पीतल, चावल। और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत सेना और परिवार। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में और अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 24 लेसन पत्र लेखन। तो पत्र लेखन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस आधुनिक युग में जो संचार के साधन हैं उनकी कोई कमी नहीं है। आप किसी से भी, कितने भी दूर बैठे व्यक्ति से किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। तो आजकल बहुत से ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा आप जो है अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत पहले, यानी बहुत प्राचीन समय में जब इस तरह के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो उस समय पत्रों के द्वारा ही अपने रिश्तेदारों से जानकारी ली जाती थी, उनके कुशलता के बारे में, या कुछ जो उन्हें जानकारी देनी होती थी तो वो पत्र के माध्यम से ही दी जाती थी। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों या किसी समस्या के समाधान हेतु किसी भी विभाग के अधिकारी को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत पत्र भी कहलाते हैं। ये अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को या फिर अपने नाना नानी को, भाई को लिखे जाते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का
ध्यान रखना चाहिए, तभी वो एक अच्छा पत्र कहलाता है। जैसे जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करें, जैसे आदरणीय, मान्यवर या महोदय। फिर पत्र की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि वो जिसे आप लिख रहे हैं वो आसानी से उस पत्र को समझ सके। फिर पत्र में उचित अभिवादन का प्रयोग भी होना चाहिए, जैसे नमस्कार है, आप किसी बड़े को लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श या सादर नमस्ते, इस तरह से। और पत्र लिखते समय हमें सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और पत्र की भाषा ऐसी हो जिसमें आत्मीयता झलके, यानी कि जिसमें अपनापन झलके। और बात जो है वो संक्षेप में कहनी चाहिए। और पत्र के अंत में जो शब्द लिखे जाते हैं उनका भी उचित ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप अपने पिता को लिख रहे हैं तो जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र, या फिर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आपका अभिन्न मित्र। तो आशा करती हूँ कि आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। आपके सिलेबस में सेकंड पत्र और सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ 3 पत्र हैं। तो ये आपके हाफ ईयरली में आएंगे, तो इसलिए आपको इन पत्रों को अपनी कॉपी पर लिखना है। तो इसमें फर्स्ट है ये आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसमें दिया गया है स्टार्टिंग में, सेवा में प्रधानाचार्य सरदार पटेल पब्लिक स्कूल इलाहाबाद। तो जो भी आपके औपचारिक पत्र होते हैं उसमें आपको विषय लिखना होता है, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें आपको विषय नहीं लिखना होता। तो इसमें जैसे प्रधानाचार्य सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, ये एड्रेस दिया गया है, तो इसमें आप लिखेंगे प्रधानाचार्य सेंट मैरीज स्कूल नगीना। तो ये आपका औपचारिक पत्र है। तो इसमें विषय दिया गया है, बाकी आप ऐसे ही लिखेंगे। सेकंड आपका है प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। तो ये भी औपचारिक पत्र है। तो इसमें भी आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य सेंट मैरीज स्कूल नगीना। फिर आप विषय लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु पत्र। और लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे इसमें दिया गया है आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो जो बॉयज़ हैं वो लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य, और जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नेक्स्ट है पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसमें भी विषय लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक औपचारिक पत्र है। तो इसमें आप जो एड्रेस दिया गया है, आप एड्रेस वो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो नीचे दिया गया है मेरा पता राजेश्वर कमलकांत ई 114 लालबाग रोड गांधीनगर गुजरात, तो यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। और आप ये जो 3 पत्र हैं, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, ये तीनों पत्र आप अपनी कॉपी पर साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।